हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यहाँ पर इन तीनों की तो अच्छी खासी इज्जत लुट जाती है। बाहर आकर मिंगी कहता है कि दोस्तों, आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो शर्मजनक था, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तो योग कहता है कि हाँ, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। तो कीचुन कहता है कि यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना है। मिंगी कार स्टार्ट करता है पर पीछे खड़ी कार को वो ठोक देता है, जिसके कंपनसेशन के तौर पर वो इंसान इन लोगों से सारे पैसे ले लेता है जो कि इन्होंने बर्थडे पार्टी से कमाए थे। सुयन अपनी बॉस के पास अपने काम के पैसे लेने के लिए गई थी, पर उसकी जो बॉस थी वो उसे पैसे दे ही नहीं रही थी। तो सुयन पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो वो मान जाती है, पर तभी ही कुछ लोग सुयन को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। बॉस कहती है कि सुयन तुम यहाँ से भागो, मैं इसे हैंडल कर लेती हूँ। सुयन तो वहाँ से भाग जाती है, पर बॉस वहीं पर ही फंस जाती है। मियंग को कैफे में काम था तो वो अपने डैड एंड अपनी बच्ची को संभाल नहीं पा रही थी। ये देखकर संदुक मियंग के डैड को एंड उसकी बच्ची को संभालने लगता है। वो वहाँ पर नानी का काम कर रहा था। मियंग के जो डैड थे उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। संदुक जब मियंग की बेटी यूनवू से बात कर रहा था तो उसे पता लगता है कि मियंग के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो गांव में आकर रह रही है। तभी ही वहां पर मियंग चल कर आती है। तो संदुक कहता है कि तुम्हारे पास कार थी ना? तो मियंग कहती है कि वो तो मैंने बेच दी। ये लोग गाँव में वापस आ जाते हैं। मिंगी के पास पैसे नहीं थे तो यूनही सोचती है कि मैं उसे पैसे दे दूं, पर मिंगी तो उससे बात ही नहीं कर रहा था। तो यूनही भी सोचती है कि मैं इसे पैसे क्यों दूं। यहाँ पर ये दोनों ही थोड़ी अकड़ दिखा रहे थे। सुयन आज फिर से हंचोल से टकरा जाती है। हंचोल तो उसे देखकर रोने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? पता है कि मैं कितना डर गया था। तो सुयन कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। हंचोल उसे कुछ भी नहीं पूछता कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे, बस इतना ही कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मांगू फुल स्वैग के साथ मिंगी की कार को लेकर निकलता है। वहाँ पर रास्ते में संदूक पी कर पड़ा था। तो मांगू कहता है कि उठो और इसे देखो, मैंने ये कार खरीदी है। मांगू तो यहाँ पर कार का बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा था एंड संदूक को अंदर आने को कहता है तो संदूक आ जाता है। मांगू अपनी कार की तारीफ करते हुए रूफ को खोल देता है। तो संदूक कहता है कि ठंड लग रही है, इसे जल्दी से बंद करो। तो वो बंद करने की ट्राई करता है पर बंद तो हो ही नहीं रहा था, जिस वजह से मांगू का ध्यान पीछे चला जाता है एंड आगे वाली गाड़ी में से कोई सिगरेट फेंकता है जो कि मांगू के बिल्कुल नीचे ही गिरती है। अब वहाँ पर आग लग जाती है। दोनों का ही ध्यान आग बुझाने में था, तभी ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग मांगू एंड संदूक को देखने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। मांगू कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर मिंगी को देखकर कहता है कि तुमने मुझे बेकार कार बेची ही क्यों? ये सारी ना तुम्हारी गलती है। तो मिंगी कहता है कि मेरी क्या गलती है, तुम ही अच्छी तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे होगे। अंकल पूछते हैं कि संदूक कहाँ पर है? तो मांगू इशारा करके उसे बता देता है। संदूक की ऐसी हालत को देखकर अंकल कहते हैं कि क्या वो कोमा में चला गया है? तो मांगू कहता है कि नहीं, उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वो अभी सो रहा है। यूनही उसे कहती है कि तुम दोनों तो अपना शरीर टुटवा कर बैठ गए हो, अब डिमोनिस्ट्रेशन स्ट्राइक का क्या होगा? हमारे गांव से यहाँ किसी को तो जाना ही पड़ेगा, पर गांव में तो सारे बूढ़े हैं, हम किसको ले जाए? तो मांगू कहता है कि मिंगी जाएगा, क्योंकि ये सारी ना उसकी ही गलती है। तो मिंगी कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ? तो मांगू कहता है कि देखो, आज से तुम्हारा फार्म मेरा हुआ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर मिंगी रेडी हो जाता है, पर यहाँ आकर भी ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। बेचारे अंकल यहाँ पर फंस जाते हैं। तो अंकल कहते हैं कि बस भी करो तुम दोनों, सामने देखो डिमोनिस्ट्रेशन स्ट्राइक करने वाले लोग आ रहे हैं। जब वो दोनों आते हैं तो उनका हाल बेहाल हो चुका था। इसे देखकर ये दोनों तो डर जाते हैं कि इन दोनों का ये हाल हुआ है तो हमारा क्या होगा। संदूक को देखने के लिए मियंग हॉस्पिटल में आती है। संदूक कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? अगर किसी गांव वाले ने हमें इस तरह से पकड़ लिया तो? तभी ही वहाँ पर ग्रैंडपा आने लगते हैं। तो संदूक मियंग को अपने बेड में छुपा लेता है। ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ है? तो संदूक कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, इस वजह से मेरी पूरी बॉडी स्वॉलन हो गई है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जरा मुझे देखने दो। तो संदूक जोर से चिल्लाता है, कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो ग्रैंडपा अपने पास बादाम का डिब्बा हमेशा ही रखते हैं। वो देकर कहते हैं कि तुम क्या ये खाना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पॉरेज खाना है। यह सुनकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं।
ये लोग स्ट्राइक में जुड़ जाते हैं। इनके साथ दूसरे कुछ गांव वाले भी थे। मिंगी तो थक जाता है तो वो यूनही से कहता है कि तुम थोड़ा धीरे चलो, तो यूनही नहीं चलती। एंड जब यूनही थक जाती है तो मिंगी धीरे नहीं चल रहा था। ये दोनों यहाँ पर भी फाइट कर रहे थे। मिंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो आगे आगे जाने लगता है। यूनही ये देखकर रोने लगती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। वो कहती है कि स्पघेटी उस दिन मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, पर तुम तो अपनी यूना से मिलने के लिए चले गए थे, तो इसमें मेरी क्या गलती। एंड मैं तो तुम्हें पैसे देना भी चाहती थी, पर तुम ही मुझसे बात नहीं कर रहे थे, एंड अभी भी तुम मुझसे लड़ ही रहे हो। वो रो रही थी तो मिंगी उसके पास आता है एंड कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि संगयुन इन सभी के पास आती है एंड कहती है कि आज मेरे डैड लेट आने वाले हैं, तो तुम लोग मेरी लाइव ब्रॉडकास्टिंग को ज्वाइन कर सकते हो। कोई मिंगी के गिटार के बारे में पूछता है तो मिंगी कहता है कि ये गिटार मुझे माउंटेन पर मिला था, कोई इंसान इसे बचा रहा था, पर फिर उसने अपने बाल काट लिए और गिटार को वहीं पर ही छोड़कर चला गया। एंड वो इंसान था इकी, संगयुन का डैड। मिंगी कहता है कि काश मैं उस अंकल जैसा बचा पाता तो कितना अच्छा होता। फिर संगयुन अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देती है। वो जिस तरह से बोल रही थी उसे देखकर ये सभी लोग तो हंसने लगते हैं। आगे संगयुन कहती है कि आज हमारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग में एक्सीलेंट सोल आई है, तो वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। ये लोग अपना गाना गाने लगते हैं, पर तभी ही संगयुन देखती है कि एक कमेंट ऐसा आया है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे डैड खड़े हैं। तो वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर इक्की सच में खड़ा था। इक्की अपने साथ मछली लेकर आया था, तो वो उसी मछली से इन सभी को मारता है। ये लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग इक्की को पूरे गांव में भगाते हैं। इक्की थक हार के घर वापस आ जाता है। इन मिंगी का गिटार देखता है एंड वो समझ जाता है कि ये तो उसका ही गिटार है। फिर वो एक पुराने बॉक्स को निकालता है एंड उसमें से संगयुन की माँ की तस्वीर को लेकर रोने लगता है। मंगू का बेटा आज बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके स्कूल में फादर्स मीटिंग होने वाली थी। मंगू की माँ एक फॉरेनर है और मंगू बुढ़ा दिखता है, इस वजह से सारे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। इसलिए मंगू का बेटा नहीं चाहता था कि मंगू उसके स्कूल में आए। दूसरी तरफ मिंगी को भी पता लग जाता है कि मिन्हो के स्कूल में फादर्स मीटिंग होने वाली है, पर मिन्हो नहीं चाहता था कि वो यूनही को ये बात बताए। आगे ये सभी लोग जा रहे थे। मिंगी देखता है कि उसको जिसे 1 मिलियन कर्जा चुकाना है वो गुंडा दोक्सा उसके सामने ही खड़ा है, तो वो दोक्सा के पास अकेले में जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। दोक्सा कहता है कि तो तुम यहाँ पर कैबेज ग्रो करने आए हो ताकि तुम मेरे पैसे चुका सको। वो तो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने टट्टू को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इसका ऑपरेशन कर दो। तो मिंगी कहता है कि प्लीज़ आप मुझे 3 महीने का और टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, चलो मैंने तुम्हें 3 महीने और दिए। इतना कहते ही दोक्सा वहाँ से चला जाता है। ये सभी लोग मिंगी से पूछते हैं कि वो कौन था, क्या वो तुम्हें जानता था। तो मिंगी कहता है कि नहीं, वो तो बस मुझसे रास्ता पूछ रहा था। आगे ये लोग मंगू को सैड बैठा हुआ देखते हैं एंड उसे कारण पूछते हैं, तो मंगू उसे सब कुछ बता देता है। योग कहता है कि तुम बूढ़े दिखते हो तो तुम्हें अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा लेना चाहिए। आगे ये सभी लोग हेयर सैलून में थे। योग ने हेयर स्टाइलिस्ट को दो मिंजूशी की हेयर स्टाइल कॉपी करने को कहा था, पर मंगू के ऊपर वो कुछ ऐसी बन जाती है। ये लोग तो डर जाते हैं कि अब वो लोग मंगू को क्या कहे। मंगू भी बड़ा ही खुश हो रहा था कि उसने तो अब दो मिंजूशी की हेयर स्टाइल को कॉपी किया है। आगे वो गांव चला जाता है। सारे गांव वाले उसकी नई हेयर स्टाइल को देखकर कहते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया, ये कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं है ना। तो मंगू कहता है कि तुम लोगों को फैशन के बारे में क्या पता। आगे वो अपने बेटे के पास जाता है। उसका बेटा तो जोर जोर से रोने लगता है। वो कहता है कि डैड, पहले आप 60 साल के बुढ़े लगते थे, पर अब तो आप 100 साल के बुढ़े लग रहे हो। मिन्हो अकेला सैड बैठा था तो मिंगी उसके पास आता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या इस वजह से परेशान हो क्योंकि तुम्हारे स्कूल में फादर्स मीटिंग होने वाली है? तुमने ये बात यूनही को बताने से मना क्यों किया? तुम क्या यूनही से डरते हो? तो मिन्हो कहता है कि नहीं, जब भी मेरे डैड का जिक्र होता है तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड अकेले में कहीं जाकर रोने लगती है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो रोए। मैं उसे अपनी वजह से अपसेट होता हुआ नहीं देख सकता। यूनही ने दूर से उसकी बातें सुन ली थी। उसके हाथ से तो बकेट ही गिर जाती है।
वो कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, खैर जाने दो, मुझे जल्दी से गाय को चारा खिलाने के लिए जाना है। वो वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ आकर रोने लगती है। मिंगी उसके पीछे आता है। यूनही कहती है कि मिनहो मेरा बेटा कितना अच्छा है, वो मेरे बारे में कितना सोचता है, पर मैं एक उसकी बुरी माँ हूँ। ये सारी पास्ट में मेरी गलती थी, पर इस वजह से मेरा बेटा मिनहो प्रेजेंट में कितना सफ़र कर रहा है। वो रो रही थी तो मिंगी उसे गले लगा लेता है। दूर से उन दोनों को ह्योक देख रहा था। एंड ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।